अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। डायरेक्ट मटेरियल बताया था कल और डायरेक्ट लेबर बताता हूँ। अच्छा, इसमें जरा रश ज्यादा है इसलिए मैं ना आपको ये यहाँ बोर्ड पे भी दरख्त बना बता देता हूँ। लिखा है सब कुछ बना हुआ है, लेकिन समझाने के लिए मैं दरख्त भी बना देता हूँ। एक रिकैप, स्पेशल ऑर्डर ये है कि जो इस बिजनेस का रेगुलर काम नहीं है उससे कुछ डिफरेंट अभी इस पर काम आया है, तो हम उसके कितने पैसे चार्ज करें या जितने पैसे वो ऑफर कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको हाँ करें या ना, कौन सी कॉस्ट कंसिडर करनी है, रेलेवेंट कॉस्ट। ये अगर रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर की तो हम थोड़ी प्राइस चार्ज कर रहे होंगे कस्टमर को, है ना? क्यों? क्योंकि हम एग्जिस्टिंग खर्चे डालने की बजाय सिर्फ एक्स्ट्रा वाले खर्चे डालेंगे। ये मुझे ना वो एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट ने जीडी में पूछा कि इस तरह तो फिर हम कम कमाया करेंगे, तो हम सारे खर्चे ही डालने क्यों नहीं डाल लेते? कोई मना तो नहीं है। तो हाँ, जिन कस्टमर्स ने रेट पे तंग नहीं करना ना, तो उनसे तो 500 करोड़ चार्ज कर लें, दफा करो रेलेवेंट कॉस्टिंग। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के लिए उन सिचुएशंस में बनाया हुआ टॉपिक है जिसमें कस्टमर जो काम हमारे पास लेके आया है वो ज्यादा पैसे नहीं देने को तैयार, हम उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे, नुकसान भी नहीं उठाना चाह रहे, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर होती है। वरना ये कोई मजबूरी नहीं है बिजनेस के लिए कि अगर उसको कोई वन ऑफ काम आ गया है तो उसे कमा नहीं सकता। प्रैक्टिकली कोई मजबूरी नहीं है, गुना नहीं मिलेगा उसको। अगर किसी बिजनेस को कोई स्पेशल वन ऑफ काम आया, चलो वही मैंने मिसाल दी थी कि स्कूल वालों ने चेयर्स का ऑर्डर दिया है, तो अगर चाहें तो उनसे अपने रेगुलर बिजनेस से ज्यादा कमा लें, बल्कि अगली 7 नस्लों को भी पैसा कमा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो दे तो सही ना। तो अगर कस्टमर ना पैसे देने वाला हो, उन सिचुएशंस के लिए ये टॉपिक बनाया हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बिजनेस क्यों ना कमाए, बेचारा क्यों ना कमाए, कमा ले, लेकिन जो कस्टमर्स नहीं देते हैं पैसे, ये उनके लिए बनाया हुआ टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी को बिजनेस की फिक्र हो रही है कि बेचारा बिजनेस क्या करेगा, तो ये बिजनेसेस सबके लिए लाजमी नहीं है कि वो रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर प्राइसिंग करें। ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए बनाया हुआ टॉपिक है कि जहां पर कस्टमर नहीं पे कर रहा ज्यादा, तो फिर वो कम से कम उतने खर्चे तो पूरे करे ना जो उसको एक्स्ट्रा पड़ने। ये इस सेंस में है टॉपिक। डायरेक्ट लेबर, जो इस प्रोजेक्ट, इस जॉब के लिए लेबर चाहिए, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालने लगे। इसके मैंने बांटे में पहले 2 हिस्से। एक को मैं कह रहा हूं परमानेंट लेबर, लेकिन परमानेंट लेबर से मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये सैलरीड एम्प्लॉइज की बात हो रही है। वो तो फिर लेबर ही नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट लेबर ही नहीं होगा, वो तो एफओएच बन जाएगा। तो कॉस्ट में प्रोडक्शन के वर्कर्स जो होते हैं ना, वो सैलरीड नहीं होते, वो परारी होते हैं। परमानेंट से मुराद, वर्ड परमानेंट क्यों को खास लिफ्ट नहीं कराना, परमानेंट से मेरी मुराद ये है कि लेबर हैज बीन हायर्ड for a specific time for which company will pay। यानी हमने वर्कर को ऑलरेडी हायर किया हुआ है कि 2023 में हम आपको 200 घंटे कम से कम आपसे काम लेंगे, उसके पैसे हम आपको देंगे, और अगर काम ना ले सके तो फिर भी 200 घंटों के पैसे आपको देंगे। इसको मैं परमानेंट लेबर कह रहा हूं। लेबर को हायर कर लिया है एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, जिसके लिए कंपनी विल पे, ये तय हो गया हुआ है। इसकी अंग्रेजी कुछ और लिखनी है, कुछ और लिख लें, उर्दू लिखनी है उर्दू लिख लें। इससे मेरी मुराद यह है कि हम जिस वर्कर से काम लेना चाह रहे हैं, उस वर्कर को हमने ऑलरेडी हायर कर लिया हुआ है, टाइम पीरियड उससे तय कर लिया हुआ है, और उसको पैसे देने ही देने हैं। ये अगर इस अंग्रेजी से नहीं समझ आता कोई बात नहीं, आप उर्दू लिख लें, पंजाबी, पश्तो, जैसे मर्जी लिख लें, कुछ ऐसा लिख लें जो आपको समझ आए। ये उस वर्कर की बात हो रही है जिसको हम ऑलरेडी हायर कर चुके हैं, उससे एक टाइम तय हो चुका है। मिसाल के तौर पे उस वर्कर से कहा है कि 2023 में 200 घंटे तुमने हमारे नाम करने, हमने 200 घंटों में तुमसे काम लेना है और उसके पैसे देने। अगर काम ना ले सके फिर भी तुम उनको 200 घंटों के पैसे हम तुम्हें देंगे। ये मुराद है इससे। हाँ? नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि रेगुलर लेबर है। जो रेगुलर लेबर है, हो सकता है उसके साथ ये तय हुआ हो कि जिस दिन काम लेंगे उस दिन पैसे देंगे, जिस दिन काम नहीं लेंगे उस दिन पैसे नहीं देंगे। तो वो ये वाली बात नहीं है। यानी एक वर्कर जो हमसे 15 साल से काम कर रहा है, हो सकता है उसके साथ भी दिहाड़ी का सिस्टम तय हो, तो वो ये नहीं है। ये वो है जिसमें एक सर्टेन टाइम के लिए उनको हमने कह दिया हुआ है कि इस टाइम में हम आपको अपने पास रखेंगे और पैसे भी देंगे। काम हुआ तो काम भी लेंगे, ना हुआ फिर भी पैसे आपको मिलेंगे। ये वाली बात है।
अब हमें इस दौरान उस स्पेसिफिक जॉब के लिए 4 बुनियादी बातें, हम जिस जॉब को इवेल्युएट कर रहे हैं उसकी वजह से जो आउटफ्लो होगा, इसकी वजह से जो इनफ्लो होगा। एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से जाया हो जाएगा, वो रेलेवेंट आउटफ्लो है। एक आउटफ्लो होना था जो इस जॉब की वजह से बच जाएगा, वो इनफ्लो है। ये सारा टॉपिक इन्हीं 4 बातों पे ही है। हमें इस जॉब के लिए एक वर्कर चाहिए जिसे काम लेना है और उसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। क्यों निकालनी है रेलेवेंट कॉस्ट? क्या कर रहे हैं हम? हमने इस स्पेशल ऑर्डर को इवेल्युएट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो आइटम्स कंसीडर करनी है जो रेलेवेंट फॉर द जॉब है। तो वो वर्कर जिसे हमें काम लेना है, वो वर्कर हमारा परमानेंट है, लेकिन परमानेंट का वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और स्पेयर टाइम अवेलेबल आउट ऑफ इसका क्या मतलब है? जो इसके पेड आवर्स हैं, यानी इससे तय किया हुआ है कि इस साल में तुमसे 200 घंटे हमने काम लेना है, 200 घंटों के तुम्हें पैसे देने हैं, अगर ना काम ले सके तो भी देने। उन 200 में से उसके पास फ्री टाइम अवेलेबल है, और हम जो नया काम इससे करवाना चाह रहे हैं 20 घंटे चाहिए उसके लिए, तो उसके पास इनमें से 20 घंटे हैं अवेलेबल। अगर अवेलेबल हैं तो फिर आगे फिर 2 बातें, उससे इन 200 घंटों का क्या तय हुआ था। अगर यह तय हुआ था कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, यानी अगर यह तय हुआ था कि चाहे हम तुमसे काम ले सकें या ना ले सकें तुम्हें पैसे पूरे के पूरे मिलेंगे, इसको मैं कह देता हूं फुल वेज रेट इज पेएबल इन आइडल आवर्स। यानी अगर हमने वर्कर को 200 घंटों के लिए 2023 में बुक किया हुआ है और मिसाल के तौर पे उसको कहा हुआ है कि तुम्हें 300 रुपए पर आवर मिला करेगा, अब चाहे वो उन 200 घंटों में काम कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो बदमाशी है कि मैं नहीं कर रहा काम, हम ना काम ले पा रहे हो तो उसको उन फारिग घंटों में भी पूरे के पूरे 300 ही देने हैं। अब अगर इस जॉब में उससे 20 घंटे काम करा लिया तो इस 20 घंटे काम कराने की वजह से उसको एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ेगा? क्यों? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम उन्हीं 200 घंटे जिसके साथ उससे ऑलरेडी तय हुआ है कि 200 घंटों में तुम्हें पर आवर 300 देने ही देने, उन्हीं 200 घंटों में अगर हमें लग रहा है कि वो 20 घंटे फारिग होगा और उसके वो 20 घंटे हम यूज कर लेंगे तो एक्स्ट्रा जैसे क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। तो इस शाख का आंसर है कि रेलेवेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उससे तय किया हुआ था कि अगर तो फारिग बैठे फिर तो पैसे थोड़े लो ना यार, ज्यादा क्यों लेते हो फिर? मिसाल के तौर पे उससे तय किया हुआ था कि अगर फारिग बैठे तो फिर 300 नहीं देंगे, फिर 120 देंगे। अब इस जॉब पे इस वर्कर से काम लेना क्या रेलेवेंट होगा? 180। क्यों? अच्छा, जब हमने ये देखना है ना कि इस जॉब की वजह से क्या है, तो ये देखना है हमने जस्ट इस जॉब से पहले की पोजीशन पे खड़े होकर, यानी हमने देखना है कि अगर जॉब ना हुई तो क्या होने वाला था। अगर जॉब ना होती तो वो फारिग तो है, कितने पैसे देने थे इस शाख में? 300। अब अगर हम उसके उसी फारिग टाइम में से 20 घंटे काम करवा लेंगे तो फिर भी 300 देने होंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर ये जॉब ना होती तो वो फारिग लेने वाला था और उसको कितने मिलने थे? 120। अब इस जॉब की वजह से 300 देंगे तो एक्स्ट्रा क्या बना? 180। तो इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 180। ये बात दोबारा, जो हमें इस जॉब के लिए वर्कर चाहिए वो वर्कर हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड है, हमने उससे ऑलरेडी एक टाइम पीरियड के लिए तय किया हुआ है रेट के इतने घंटे तुमने हमारे पास रहना है, हम तुम्हें पैसे देंगे चाहे हम तुमसे ना भी काम ले सके। और जितने घंटे उससे तय किए हुए हैं हमें लग रहा है कि इस जॉब के लिए उसके पास उनमें फ्री टाइम अवेलेबल होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर अभी इस वक्त अगस्त के महीने की मिसाल लें और कॉलेज ने किसी टीचर को फॉर अगस्त हायर किया हुआ है कि आपको हमने अगस्त में जैसे 50 आवर्स के लिए हायर किया हुआ है, जो 150-200 रुपए पर आवर है वो मैं आपको देने ही देने हैं। अब इस अगस्त के महीने में क्योंकि सेशन खत्म हो रहे हैं तो स्पेयर टाइम अवेलेबल होगा टीचर के पास, तो इस दौरान अगर आईकैप वाला वो जो 2 दिन वाली वर्कशॉप की मिसाल दी थी, तो उस दौरान अगर इसी टीचर को पैक एज अ ट्रेनर यूज करना चाहे तो उनके पास फ्री टाइम अवेलेबल है ना। फ्री से मुराद है जी शाम 6 बजे के बाद क्या कर रहे हैं? फारिग ही है ना, आ जाना। क्या मुराद है फ्री टाइम अवेलेबल? जो वर्किंग आवर्स उनके पेड तय हैं उनमें से फ्री अवेलेबल है, क्योंकि भी काम का प्रेशर नहीं है। उस फ्री में से जो इस जॉब के लिए 20 घंटे चाहिए वो यूज कर लेंगे, तो उनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? ये वो 2 शाखें बनाई है। और अगर ऐसा नहीं है स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है, मतलब 24 के 24 घंटे बिजी है। क्या मतलब स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं? वो जो पेड आवर्स जिनमें उससे रेट तय है उसमें से फ्री अवेलेबल नहीं है। तो फिर हैं 2 बातें।
या तो वर्कर से कहेंगे थोड़ा और टाइम निकाल ले यार। तो अब इस जॉब की वजह से क्या होगा, अब वो जितना ओवर टाइम आके काम करेगा उसके जो पैसे होंगे वो रेलिवेंट है। ओवर टाइम प्रीमियम कह रहा हूं, नहीं, जो भी ओवर टाइम के उसके पैसे होंगे, जो भी कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम होगी वो रेलिवेंट है। भाई कुछ समझ आ रहा है? रेलिवेंट कॉस्ट जो इस जॉब की वजह से एक्स्ट्रा पढ़ना है वो हम लोग इधर लेबर में रेलिवेंट कॉस्ट ले रहे हैं। तो अगर वो इन एग्रीड पेड आवर्स में बिजी है, उसमें अवेलेबल टाइम नहीं है, तो उससे पूछ लेंगे और टाइम दे दे। तो अगर वो दे देगा तो उस एक्स्ट्रा टाइम के जो पैसे देंगे वो इस जॉब की रेलिवेंट कॉस्ट है। और अगर वो कहता है नहीं भाई मैं नहीं कर सकता काम, तो कहेंगे जा दफा हो फिर, नहीं काम उसी से लेना, क्योंकि हम इस वक्त बात ही उस बंदे की कर रहे हैं जिससे ये जॉब करवानी है, उस बंदे ही की बात हो रही है। ओवर टाइम नहीं कर पा रहा, काम बिजी है, तो बोनस देंगे तो वो बोनस किस बात का देंगे कि और टाइम लगा ले, नहीं है ना, नहीं लगा सकता और टाइम। तो फिर वो हमारे पास बिजी है तो कोई काम कर रहा है ना। अब अगर वो काम हमारे पास ही किसी जगह कर रहा है लेकिन चाहिए वही बंदा, तो फिर हो सकती हैं दो बातें। और अब इतनी सारी जगह यहां नहीं है तो मैं इसको वैसी जबानी बोल के आपको बुक से पढ़ा देता हूं। अगर शुरू से जो वर्कर हमें इस जॉब के लिए चाहिए वो हमारे पास फॉर अ टाइम ऑलरेडी हायर्ड है, जिसके पैसे उसको देने ही देने, अगर उसके उसी पेड एग्रीड टाइम में से कुछ फारिग अवेलेबल है जिसमें हम ये जॉब करवा पाए, तो फिर दो बातें। अगर फारिग बिठा के भी पूरे पैसे देने ही तय किए हुए थे तो इस जॉब की वजह से उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं होगा, इसलिए रेलिवेंट कॉस्ट जीरो। लेकिन अगर उसको रिड्यूस्ड रेट तय किया हुआ था तो अब क्योंकि वो फारिग नहीं बैठा होगा, काम कर रहा होगा जॉब की वजह से, तो जो डिफरेंस है वो रेलिवेंट है। लेकिन अगर वो बंदा ऑलरेडी हायर्ड है और उसके पास टाइम नहीं है तो फिर उससे पूछेंगे ओवर टाइम लगा सकता है, हाँ जी लगा सकता है, तो जितने ओवर टाइम के पैसे देंगे वो रेलिवेंट है। लेकिन अगर ओवर टाइम भी नहीं लगा सकता, बंदा भी वही चाहिए, कहां बिजी है, हमारे पास कोई और काम कर रहा है, तो उसको फिर हम उठवा लेंगे, मतलब उस काम से उठवा लेंगे, उसको हम उस काम से उठवा लेंगे। तो अब जब उस काम से उठवाएंगे तो फिर दो बातें, या उसकी जगह किसी और को बिठाएंगे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो उस किसी और पे करे थे, जो अब उस किसी और को पे करेंगे। हमें इस जॉब के लिए मिस्टर ए ही चाहिए, मिस्टर ए से कोई और काम हो रहा था, अब उसको उस काम से शिफ्ट करके यहां लाएंगे और उसकी जगह बी आएगा वहां, तो ए को इस जॉब पे यूज करने की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो बी को पैसे देंगे, क्योंकि जॉब की वजह से हमें एक्स्ट्रा क्या पड़ा है, जो बी को पैसे देंगे। तो अगर उसकी जगह कोई और बंदा आ सकता है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई, उस किसी और बंदे के पैसे। इस बंदे के अपने पैसे क्यों नहीं, क्योंकि उसको उस पुराने काम पे बिठाएं या इस काम पे बिठाएं, उसको तो पैसे देने ही थे। अच्छा अगर ऐसा हो कि इसको हम पहले 500 पर आवर दे रहे थे, अब उसकी जगह जो बंदा लाएंगे वो 400 पर आवर वाला होगा, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई 400 पर आवर, और उसको यहां लाने से हम 550 देंगे, तो 400 भी और जो एक्स्ट्रा 50 है वो भी। तो इसको अगर हमने यहां शिफ्ट किया और इसकी जगह रिप्लेसमेंट वाला बंदा आ सकता हुआ, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई, उस रिप्लेसमेंट वाले बंदे की कॉस्ट। और अगर नहीं आ सकता, उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, तो वो काम बंद करना पड़ेगा हमेशा के लिए, कितने अरसे के लिए, तो फिर रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो उन 20 घंटों में उस काम से कमा सकते थे नहीं कमा सकेंगे, कुर्बानी, वो कुर्बानी रेलिवेंट होगी। तो अब आप ऐसा करें कि पेज नंबर 263 पे लेबर की हेडिंग है, उसमें एक शेडेड सी लाइन है परमानेंट, उसके अंदर जितनी लाइनें लिखी हैं ये सब पढ़ लें कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ऊपर ऊपर। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ऊपर ऊपर पढ़ेंगे उसका फार्मूला आपको समझ अभी नहीं आएगा, वो सवाल के साथ आएगा। अदरवाइज ये परमानेंट लेबर वाली सारी अंग्रेजी पढ़ लें, और जितना मैंने अभी समझाया है, और वो मैंने अंग्रेजी भी लिखी हुई है, अगर आपको वो अंग्रेजी उतनी समझ नहीं आ रही ना, तो आप अपने अल्फाज में इसको मजीद बढ़ा लें, एक बार वो सारा पढ़ लें, उसके बाद सवाल पूछें, पहले पढ़ लें, हैं समझ नहीं आई। वो वर्कर जिस डिपार्टमेंट में काम करता था उससे जो प्रोडक्ट बनाता था, अब उसको हमें कुछ दिनों के लिए इस नई जॉब पे लाना पड़ेगा, तो वो जो पुराना काम कर रहा था उसकी जगह कोई और बंदा लाएंगे ना। नहीं, आप पूछ कर रहे हैं दूसरा किसको कह रहे हैं, पहला किसको कह रहे हैं, बंदा अवेलेबल है। अच्छा, अगर रिप्लेसमेंट वाला बंदा अवेलेबल नहीं है तो वो जो काम करता था वो काम फिर कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा ना। आप संजय वो एक दुकान पे बैठता था, अब उसको हमने वहां से शिफ्ट करके कुछ दिनों में एक काम करवाना है, दुकान पे उसकी जगह कोई और नहीं बैठ सकता, तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। अब दुकान बंद करने से क्या होगा, जो कमाना था वो रह जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी।
उसकी मैं वजह बताता हूँ, सवाल के साथ बताता हूँ। ये जो सबसे आखिरी लाइन है इसमें मैंने ये जो प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर लिखा हुआ है, इसकी वजह भी सवाल के साथ समझाता हूँ। और इसकी जब वजह समझा लूंगा तो सेम वजह होगी जो कल मैंने मटेरियल की वजह नहीं समझाई थी, तो वो मैं आपको लेबर के साथ अभी सवाल में समझाता हूँ। हाँ जी जी, देखिए अगर आपने बोला कि अब वो जिसने हमसे वो काम कराया कुछ समय मिल तो हमसे सस्ती में बनवाना चाह रहे थे, ठीक है, सस्ती बनवाना चाह रहे थे। अब हम ये बिजनेस को बंद कर रहे हैं, हो सकता है कि बिजनेस नहीं बंद करके मतलब मुझे स्पेसिफिक काम बंद कर रहे हैं, हम हो सकता है उससे ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट कमा रहे हो। और अगर हम जो है रेलेवेंट कॉस्ट इस बिजनेस का जो हमें बंद करने से बिजनेस नहीं मसला हो रहा। हाँ ठीक है समझ गया आगे। तो सर इस तरह तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है। ये मैं आपको अगला सवाल अभी कराता हूँ ना, फिर उसमें पूछिएगा जब फिगर सामने आएंगे। किसकी? रिड्यूस वेज डिस्पेबल दफा करें, अभी सवाल कराता हूँ फिर पूछ लेना। पढ़ लिया? अगर ये परमानेंट लेबर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लेकिन फिर बता रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि अगर तो वर्कर्स के साथ कुछ कॉन्ट्रेक्चुअली आवर्स तय कर लिए हुए हैं कि इतने घंटों के पैसे देने हैं, तो ये सारा कुछ था। और अगर ऐसा नहीं तय किया हुआ तो इसको मैं ये कह रहा हूं, यानी काम लेंगे तो पैसे देंगे, नहीं लेंगे तो। इस सूरत में जिस तरह के लोग हमें चाहिए, मिस्टर एबीसी नहीं कह रहा, बस जिस स्किल का वर्कर चाहिए वो अवेलेबल है। सफिशिएंट लेबर इज अवेलेबल, मतलब कहीं भी अवेलेबल है। मजदूर चाहिए है, चौक पे चले जाए मजदूर खड़े होंगे, अवेलेबल हैं। जिस स्किल का बंदा चाहिए वो है अवेलेबल। तो इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो उसको पे करेंगे। तो इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट होगी जो भी उसको पे करेंगे, जो भी उसकी कॉस्ट होगी वो रेलेवेंट है। लेकिन अगर नहीं है बंदे अवेलेबल, मतलब दुनिया में कोई है ही नहीं वैसा, हमने कोई बहुत अजीब सा काम सोच लिया है, लेकिन मार्केट में नहीं है अवेलेबल, तो कहां से लाएं? फिर है ही नहीं अवेलेबल। अच्छा, अगर किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां से ला सकते हैं तो बस अवेलेबल हैं, फिर यही है अवेलेबल का मतलब यह है कि जैसे हमें कोई मशीन का हेल्पर चाहिए, हमारी फैक्ट्री में भी ऐसा बंदा कोई नहीं है, पुल के नीचे जाके देखें वहां भी नहीं है सर, फलाने बाजार में जी वहां भी नहीं है। हाँ, ये ना 7 फाटक है ना, तो वो ब्रिज के नीचे कुछ मजदूर खड़े होते हैं, तो मैंने वो मिसाल दे दी थी पुल के नीचे। अदरवाइज पुल के नीचे में कोई टेक्निकलिटी नहीं है, मैंने वैसे ही इस इलाके में जो हॉस्टल में रहते हैं मैंने इसकी मिसाल पुल के नीचे की दे दी थी। दफा करें पुल, किसी जगह पर जो मजदूर अवेलेबल हुआ करते हैं वहां भी नहीं है अवेलेबल। किसी ने बताया जी फलानी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, उनको अच्छा रेट देंगे तो आ जाएंगे, तो फिर है अवेलेबल। इसका अंदर है अवेलेबल, इसका मतलब है कि नहीं है अवेलेबल, दुनिया में ही मौजूद नहीं है। हमारे पाकिस्तान में जो भी पॉसिबल प्लेसेस है ना, उनको मैं कह रहा हूं अवेलेबल। अरे इतनी बड़ी तो साइंस ही नहीं थी। सफिशिएंट लेबर इज अवेलेबल का मतलब है कि अगर हम इस स्किल के लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है, और इधर नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब नहीं मिलेंगे तो हमने को बहुत ऐसा अजीब सा वर्कर तो नहीं सोच लिया होगा जो है ही नहीं दुनिया में, बाहर से नहीं मिल रहे, हमारी फैक्ट्री में ही इस तरह के लोग कर रहे हैं काम। और नॉट अवेलेबल का मतलब है कि उनके पास टाइम नहीं है, बिजी हैं। अब जब बिजी हैं और हमारे ही पास काम कर रहे हैं तो लूडो खेलने में बिजी हैं, हमारा ही कोई काम कर रहे हैं, तो यहां पर फिर बिल्कुल सब कुछ भैया जो ये है। कौन किसी और कंपनी में थे? अरे नहीं भाई, मैं ये शुरू से बताता हूं, वो बीच में ना पुल से बातें निकल गई, मैं बिल्कुल शुरू से बताने लगा, ये बात बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। हमें इस काम के लिए वो वर्कर्स चाहिए, हेल्पर्स टाइप, जो जब भी हमें चाहिए हो हम उनको हायर कर लिया करते हैं और पैसे दे दिया करते हैं, नहीं चाहिए हो तो नहीं पैसे देते। ये उस तरह के वर्कर्स की बात हो रही है। ये शाख ये है कि हाँ इस तरह के वर्कर्स हैं अवेलेबल। चलें, पैक ने कोई टेस्ट लेने हैं, उनकी मार्किंग करानी है, उनके लिए कैफ पास स्टूडेंट्स चाहिए, तो यहां बाहर दरवाजे पे बैठे होंगे? नहीं, फॉर्म्स में अवेलेबल है, फोन करके पूछेंगे, एक दो लड़कों से कहेंगे टीएस को, वो ले आएंगे, मतलब अवेलेबल हैं।
उनको कहते हैं कि इतने पैसे पर पेपर मिलेंगे तो अवेलेबल है। ये मुराद है कि अवेलेबल है, इससे मुराद है कि नहीं अवेलेबल नहीं है, हमें अपने ही पास जो टीएज मौजूद है उनसे काम चलाना पड़ेगा। और वो जो अपने ही पास टीएज मौजूद है वो बिजी, कहां बिजी होते हैं, बिजी हैं बिजी। तो अब वो एग्जिस्टिंग पैक में जो टीएज मौजूद हैं उन्हीं से अगर हमने वो आईकैप के सेमिनार वाली असाइनमेंट में कुछ काम लेना था तो अब वो टीएज हैं लेकिन बिजी हैं। ये मुराद है मेरी इस शाख से। तो उनको अगर उस 2 दिन के सेमिनार में यूज करना है तो क्या हल है? जो काम वो अभी कर रहे हैं वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो ये एग्जैक्टली यही वाली बातें हैं। मैंने ये 2 केसेस सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के लिए मेनली बनाए थे, ये बिल्कुल यही वाली बात। तो इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर सारा पढ़ लें, सेम कॉपी पेस्ट मैंने नीचे दोबारा किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला दोबारा पढ़ लें। क्या नहीं, 2 बातें हो गई ना। हमारे पास वो जो काम कर रहे हैं उनको अगर उस काम से इस जॉब पे लाएंगे तो उस काम का क्या होगा? या तो कोई और बंदा आ सकेगा वो काम संभाल लेगा, टीएन आ सही कोई पीएन लगा देंगे, खैर तो फिर उस किसी और बंदे को जो पैसे देंगे, और अगर कोई और काम नहीं संभाल सकेगा तो वो काम रोकना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वही 2 वाली बातें आ गई। ये लेबर की सारी डिस्कशन में अगर कुछ कच्चा कच्चा रह गया है तो मैं भी सवाल कराता हूं, उस सवाल में सारी चीजें दोबारा समझा दूंगा, फिर पूछिएगा जिसके जो जो सवाल पेंडिंग है। जी जी, इसीलिए ना मैंने कोशिश की भी है कि वहां अंग्रेजी जितनी कोई मैं डिटेल लिख सका। तो अगर मेरे लिखे वैसे आपको बात पूरी कन्वे हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो ऊपर आप अपनी कहानियां लिख लें। और अगर अभी समझ नहीं आ रहा क्या कहानियां लिखनी है तो मुझे एक सवाल पूरा करवाने दें, फिर लिख लीजिएगा कहानियां। अब आप आ जाइए, इलस्ट्रेशन 2 की थी, 3 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं। हाँ हाँ हाँ, ये प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर क्यों लिखा है? अभी मैंने ना ये इधर खड़ा था, मैंने कहा था कि मैं भी सवाल कराता हूं तो समझाता हूं। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ लीजिए, पेज 268। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ भाई, अच्छा हाँ, वो एफआर 1 में मैंने की थी बात, कॉस्ट में भी कर दूं। आई कैप की ना वो एक पॉलिसी रूल रही है ग्रुप्स में कि कॉस्ट पास करेंगे तो आप इस काबिल हैं कि एमएफए का पेपर दे सकें, और इसी तरह एफआर 1 पास करेंगे तो इस काबिल हैं कि एफआर 2 का पेपर दे सकें। मैं आपके जज्बात से बिल्कुल एग्री, मुत्तफिक हूं, और चूंकि ये ऑनलाइन बात हो रही है तो मैं फिर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना बच्चे ना क्लिप निकाल के। एक मैं देख रहा था, मैंने उस दिन जो यहाँ समझा रहा था बातें कि सीवीपी में कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मैं देखा एक बच्चे ने इस पे सैड म्यूजिक लगा के ना इतना सा क्लिप बना के वो तो इसलिए बस सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये एक डैश पॉलिसी है। तो अभी मेरा मशवरा आपको ना 2 है। एक मशवरा तो ये है कि आपके पास ना अभी बिल्कुल टाइम नहीं है इस वक्त इस बहस पे जाया करने का, ग्रुप्स के अंदर बुरा बुला कहने का, गालियां देने का कि क्या हुआ है। आपके लिए इस वक्त ज्यादा कीमती है सितंबर में होने वाले पेपर्स। अभी आप सारी बातें छोड़ के उन पेपर्स पे फोकस करें और इस तरह की डिस्कशंस का बिल्कुल हिस्सा ना बने। दूसरा मशवरा यह है कि जब आप पेपर्स दे लें फिर तब जरूर मुख्तलिफ सियानों से मशवरा करके स्टेप लीजिएगा। अभी इस वक्त आप बिल्कुल इस बात पे टाइम जाया ना करें। होना था हो गया, क्यों हुआ उससे क्या हासिल होगा मेरी समझ से बाहर है, लेकिन आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी आप अपने पेपर्स पे फोकस करें। अभी इस बहस में ना पड़े कि मेरे तो साथ लोगों पे रहते हैं, बताएं मेरे साथ क्या होगा। जो होगा वो बाद में होगा, पहले ऑटम 23 होगा,
पहले उसके ऊपर फोकस करिए, और जब एक बार आप वो पेपर दे दें उसके बाद जरूर अच्छा मशवरा करके, तब तक हम भी काफी चीजों में क्लियर हो गए होंगे, और हम मतलब कॉलेज टीचर्स हम भी कोशिश तो अपने तौर पे जो भी कर सके करेंगे। इसमें चेंज तो मुझे नहीं लगता कोई होगी, लेकिन वैसे वो बच्चे जिनके पेपर ही लेट से 2 रहते हों, यानी स्प्रिंग 24 में उनका रहता है FAR 1 और FAR 2 था, तो क्या वो उस पर साल लगाएंगे? इस तरह के बच्चों का आई अंडरस्टैंड के कुछ ना कुछ एग्जामिशन मिल जाएगी, ये मेरा जाती अंदाजा है। लेकिन इस पे जब क्वेरीज जाएंगी तो मेरे ख्याल में इस तरह के मसले शायद रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये पॉलिसी कि FAR 1 पास किए बगैर FAR 2 क्यों नहीं दे सकते, कॉस्ट पास किए बगैर MFA क्यों नहीं दे सकते, ये बेशक एक डैश पॉलिसी है, लेकिन फैक्ट क्या है कि पॉलिसी है, वी हैव टू फॉलो। अब उसमें आप सितंबर में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से फोकस करें, उसके बाद फिर पूरी तरह मशवरे करके फिर अगला स्टेप लेना। अगले स्टेप से मुराद है कि अगले पेपर्स कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ठीक है, वो फिर उसके बाद फैसला करना। अभी सिर्फ एग्जाम से फोकस करें। इलस्ट्रेशन 3, एक काम करना है कि B16 के 500 यूनिट्स बनाने हैं। अब उन 500 यूनिट्स बनाने के लिए हमें 3 तरह के लोग चाहिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्किल्ड की बात करते हैं पहले। टोटल कितने आवर्स चाहिए इन लोगों के? 500 इंटू 3, 1500 आवर्स चाहिए। और ये लोग कहां से आएंगे? ये हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड है, और इनके साथ हमने तय किया हुआ है कि आपसे हमने काम लिया तो 200 पर आवर देंगे, और काम ना ले सके तो भी 140 रुपए तो देंगे ही। इस वादे के साथ उनके ऑलरेडी हम आवर्स खरीद चुके हुए हैं 800। ये 800 घंटे उनके हम खरीद चुके हुए हैं, जो अभी हमारी नजर में वो फारिग ही होंगे उन 800 घंटों में। तो उन 800 घंटों को तो करें ना यहां इस्तेमाल। तो ये काम पूरा कर पाएंगे हम? नहीं, हमें मजीद चाहिए होंगे 700। इसके लिए वो लोग ओवर टाइम करने को तैयार है। तो इन 800 और 700 आवर्स की रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई? इन 800 की क्या? अगर ये जॉब ना होती तो इन 800 घंटों का 140 तो हम देने ही वाले थे। अब चूंकि इस जॉब में उनसे काम ले लेंगे तो पूरे 200 दे देंगे, तो इस जॉब की वजह से क्या हुआ? 60 देने पड़ेंगे। तो जो सरप्लस आवर्स हैं 800 इंटू 60 रेलेवेंट है। और जो ओवर टाइम आवर्स हैं इन 700 घंटों में जब हम इनसे काम लेंगे अगर, तो 240 पे करेंगे। 168 ये स्किल्ड लेबर है। अब बताएं कि जो मैंने पहले परमानेंट लेबर पढ़ाया था उसमें ये लेफ्ट वाली शाख और ओवर टाइम, अब बताएं उनमें जो पूछना है जी, वो रिड्यूस वाला। हाँ भाई, परमानेंट लेबर। चले पहले आसान वाला बताता हूं, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड के कितने आवर्स चाहिए? अनस्किल्ड कह रहा हूं 500 इंटू 5, 2500 आवर्स चाहिए। तो कहां से लाइन लोगों को अवेलेबल है, ले आएंगे जाके। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी 2500 इंटू 40, 1 लाख। स्किल्ड और अनस्किल्ड में पूछे, जो भी मैंने सब समझाया था वो, और ये जो अभी इस वक्त काम किया है इसमें बताएं कोई जरा सी भी कंफ्यूजन जी? हाँ, अगर फारिग बिठाते तो 70% देते। हाँ, अगर ये जॉब ना होती तो क्या होता? अगर ये जॉब ना होती तो क्या हो रहा होता? अगर ये जॉब ना होती तो क्या हो रहा होता? इन 800 घंटों में इन्होंने फारिग बैठे होना था, जिसके लिए उनको 140 पे हो रहा होता। अगर ये जॉब ना होती तो ये हो रहा होता। अब इस जॉब के होने से क्या होगा? इन 800 घंटों का 200 पे किया जा रहा होगा। तो इस जॉब की वजह से क्या हो रहा है? 60। वो रेलिवेंट है। रेलिवेंट पहचानने के लिए ना आप इस पोजीशन पे गौर करें कि जस्ट ये जॉब ना होती तो क्या होता, और इस जॉब के होने से क्या होगा। तो जो इस जॉब की वजह से फर्क पड़ा है वो रेलिवेंट है, इसलिए 60 रेलिवेंट है। Yes, sir.
सेमी स्किल्ड समझाता हूं। सेमी स्किल्ड के टोटल आवर्स कितने चाहिए होंगे? 500 इंटू 2, इनके 1000 घंटे चाहिए होंगे। तो इन 1000 घंटों की इनसे काम लेने की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? 1000 इंटू समथिंग। अब वो जो इंटू समथिंग है वो निकालता हूं। ये लोग फारिग हैं, क्या कर रहे हैं? ये B25 बनाया करते हैं। तो अगर इनको हमने B16 पे करना है इस्तेमाल, तो उसकी जगह और बंदा आ सकेगा? नहीं, वही लिखा हुआ है, नहीं आएगा तो B25 रोकना पड़ेगा हमेशा के लिए, इन 1000 घंटों तक रोकना पड़ेगा। तो जो B25 से हम कमा लिया करते थे वो कुर्बानी हो जाएगी। अब वो कुर्बानी रेलिवेंट है। क्या कमा लिया करते थे? प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन? प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन, क्या फर्क है? तो फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी होनी है ना, तो कंट्रीब्यूशन। तो उससे हम जो कंट्रीब्यूशन कमा लिया करते थे वो कुर्बानी हो जाएगी। अब तो हम B25 से कंट्रीब्यूशन क्या कमाते थे? सेल प्राइस कितनी? 510। मटेरियल कितना? लेबर कितना? वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं। 105 इधर मल्टीप्लाई कर दो। 1000 आवर्स इंटू रुपीज 105 पर यूनिट कर दूं। फिर यहां मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? रुपीज पर आर चाहिए ना। 1000 आवर्स हैं तो इंटू रुपीज पर आर चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट दोबारा सुने। इन 1000 घंटों में हमने उससे B16 बनवाना है। अगर इन 1000 घंटों में B16 बनवाया तो क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी? इन 1000 घंटों में जितने उससे B25 बनवा लेते उस पे जो कंट्रीब्यूशन कमा लेते वो कुर्बान करना पड़ेगा। वो कुर्बानी रेलेवेंट कॉस्ट है। इसके लिए हमें 1000 आवर्स से कुर्बानी पर आर निकालनी पड़ेगी। ये जो 105 रुपए इससे हम कमाते थे ना, ये उस वर्कर के 3 घंटे लगते थे तो 105 कमाते थे। पर आर मेहनत से कितना कमाते थे? अब इसको हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर आर बना लेते हैं 35 जी। एक यूनिट B25 कितने घंटे में बनता है? तो 3 घंटे की मेहनत इतना कमा के देती थी, तो पर घंटा इतना। अच्छा, अब ये लिखना नहीं, यहां पर 35 लिखना है, 105 नहीं लिखना। ये बात समझ आई? 35 यस, 105 नो। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? मैं कह रहा हूं 35 भी गलत है। क्या गलती है इसमें? क्या खराबी है? क्या खामी है इसमें? क्या कमी है इसमें? हाँ जी, हाँ, वो ऐड कर दें इसमें। क्यों? वो तो मैंने फार्मूला बनाया हुआ है, मैं तो वजह पूछा हूं। मैंने कहा बड़ा कुछ इंटेलेक्चुअल बंदा बात कर रहा है। हाँ जी, ये ऐड कर दूं। फार्मूला तो हाँ ऐसे ही बनाया हुआ मैंने, लेकिन क्यों? बाद में कब? कंट्रीब्यूशन होनी थी, नहीं हुई। हाँ, प्रॉफिट नहीं, कंट्रीब्यूशन। हाँ, बाद में कब? वही किसको कह रहे हैं? प्रोनाउन बहुत सारे आगे, वही से क्या मुराद है? हाँ, तो हम बाद की तो बात ही नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि उन 1000 घंटों में क्या होगा। ये 1000 घंटे कौन से हैं? जो B16 बनाने के लिए 1000 घंटे चाहिए। इन 1000 घंटे इस बंदे से काम लेने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ रही है ना। क्या कुर्बानी? के उन 1000 घंटों में हम B25 नहीं बनवा रहे होंगे, बाद में तो बनवा ही लेंगे। उन 1000 घंटों की बात हो रही है। क्या क्या क्या? हाँ जी जी, वही तो बेटे पूछा, उसकी कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट है? 60। आप बाद वाली B25 दोबारा बनवाना शुरू कर देंगे, वो बात है। हम बात ही सिर्फ इन 1000 घंटे की कर रहे हैं। तो ये 35 रहेगा या 60 भी ऐड होगा? मैंने लिखा हुआ फार्मूला, ठीक है, लेकिन क्यों? हाँ ठीक है, तो इसलिए ऐड होगा। हाँ जी, और कोई वजह? जी जी, हाँ, अच्छा ठीक है, और कोई? हाँ जी, स्किल वाले का 60 आ रहा है। अरे वो 60 और है, ये 60 और है। वो मेरे ब्लैक में लिखा है, ब्लू में लिखा है। वो ये 60 वो था जो 200 और 140 का फर्क था। नहीं, वो इधर नहीं आ रहा है। वो इधर क्यों आएगा? अच्छा, कुछ तो
सोचा होगा ना बात करने से पहले क्यों आ रहा है इधर? ये सेमी स्किल्ड नहीं है, ये स्किल्ड नहीं है ना, ये तुम सेमी स्किल्ड, ये तो और ही लोग हैं, और लोगों की बातें हो रही हैं। तो वो 60 नहीं है इधर। ये 60 कौन सा लिख दिया मैंने वैसे भी? ये वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 3 घंटे, इधर ये वो वाला 60 लिखा मैंने। B25 के टेबल में देखें, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 आवर्स और उसके सामने 180 रुपए आ रहा है, तो ये वो 60 पर आर है। इस 60 को यहां क्यों ऐड करना है नहीं करना है, ठीक है। एक ने कह दिया कि B25 अब नहीं बनाएंगे तो B16 बनाएंगे तो उसको 60 पे करेंगे, ठीक है। रिपीट करें कॉस्ट, अच्छा जी। और मैं तो बता ही दूंगा ना यार, लेकिन बताए ना, कह रहा हूं सोचने को। तो 35 ही आएगा या 95 जी? हाँ, ठीक है, जबरदस्त। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं कि ऐड बैक कर रहे हैं? ठीक है जी, शाबाश। ये मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं, ऐड बैक कर रहा हूं। ये 60 मैंने ऐड नहीं किया है, ऐड बैक किया। बड़ा गहरा सेंटेंस बोला मैंने। ये 60 ऐड नहीं हो रहा, ऐड बैक हो रहा है। ये क्या साइंस है? अभी जब मैंने दरख्त बनाए हुए थे और उन दरख्तों में एक शाख ये बनाई हुई थी कि हम मिस्टर ए को इस जॉब पे यूज करना चाह रहे हैं, तो वो हम अपनी ही फैक्ट्री के किसी और डिपार्टमेंट से उसको उठवा के यहां ले आएंगे और उसको वहां पर हम 500 पर आर देते थे, यहां पर भी 500 पर आर देंगे। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या ली थी है? उसकी जगह जो और बंदा ला रहे थे, इसकी रेलिवेंट कॉस्ट 500 क्यों नहीं ली थी? 500 तो पे कर रहे हैं उसको यहां बुला के। वो उस डिपार्टमेंट में बैठ के काम करता, ये जॉब ना होती तो भी 500 पर आर जाना था। इस डिपार्टमेंट में आके इस जॉब पे काम करेगा तो भी 500 पर आर देंगे, इसलिए रेलिवेंट नहीं ले रहे थे। इस साहब से हम पहले B25 बनवाते थे, ये जॉब ना होती तो क्या होता? तो भी वो काम कर रहा होता और 60 पर आर दे रहे होते। अब इस जॉब पे ले आएंगे तो भी काम कर रहा होगा, तो भी 60 पर आर देंगे। तो ये 60 रेलिवेंट नहीं है। ये मैंने 60 यहां इसलिए ऐड नहीं किया कि ये भी उसको पे करना है तो 35 की कुर्बानी भी ले लें और साथ ये 60 भी ले लें, नहीं, इसलिए ऐड नहीं किया मैंने। ये ऐड इसलिए किया है, इसको जरा सारे को 3 से डिवाइड करें। ये क्यों आ गया? क्यों आ गया? ये नेट करके 3 से डिवाइड कर लें या सबको 3 से डिवाइड करके ऐसे कर लें, यही आना था। यानी ये जो 35 निकला हुआ है, इसमें ये सब कंसिडर हुए हैं। B25 नहीं बनेगा, बनता था तो बिकता था, नहीं बनेगा तो नहीं बिकेगा, रेलिवेंट चीज है। 25 बनता था तो मटेरियल लगता था, नहीं बनेगा, रेलिवेंट चीज है। 25 बनता था तो वेरिएबल खर्चा होता था, नहीं बनेगा तो नहीं हो, रेलिवेंट है। लेकिन 25 बनता था तब भी उसको 60 पर आर देते थे, अब भी वही बंदा हमारी ही फैक्ट्री में मौजूद रहेगा, उसको अब भी 60 पर आर देंगे। तो इस 35 निकलने में एक ऐसी चीज माइनस हो गई हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। इसको सॉल्व करें। 95 इसकी कैलकुलेशन में ये माइनस नहीं होना चाहिए था, ये रेलिवेंट नहीं है। ये रेलिवेंट है, ये नहीं है। क्यों नहीं है रेलिवेंट? क्योंकि वही बंदा हमारे पास मौजूद है, उसी से हम लोग काम ले रहे हैं, बिजी आदमी है। B16 ना भी बनाते तो B25 बनाता था, पर आर को देते थे 60, अब भी देंगे। तो वो 60 रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इधर माइनस करने से वो माइनस हो गया हुआ था, ऐड बैक कर देते हैं उसको ताकि यही वाला 95 आ जाए। ये बात मैंने बेशक फार्मूला बना के लिख दी है। क्या फार्मूला बनाया है? कंट्रीब्यूशन ऑन दैट प्रोडक्ट पर, देखिए अंग्रेजी, पर आर ना, पर यूनिट नहीं, पर आर प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। ये मैंने फार्मूला तो बना दिया, लेकिन असल में कॉन्सेप्ट ये है कि इस पर यूनिट को निकालते हुए ये माइनस नहीं करना चाहिए था, इसके बगैर आंसर निकालना चाहिए था। इसको करें 3 से डिवाइड, 95 ये रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए था। तो मैंने आपको सवाल हल करने के लिए बता दिया कि 35 प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर, ये मैंने आपको फार्मूला बना दिया। और ये सारी कहानी समझा इसलिए रहा हूं कि सवाल में हो सकता है आपको यह कहा जाए कि B25 के एक यूनिट पे हम 285 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाया करते थे इग्नोरिंग दिस लेबर। तो आप क्या करेंगे? आपको ये चीजें बताने की बजाय आपको कह देता कि B25 पे हम अभी 285 कंट्रीब्यूशन कमाया करते हैं इग्नोरिंग दिस लेबर। तो बस इसी को 3 पे डिवाइड करके 95 आ जाएगा, फिर ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये जो हम B25 की कुर्बानी दे रहे होंगे, ये कंट्रीब्यूशन रेलिवेंट है। लेकिन 35 क्यों नहीं था? क्योंकि 35 कैलकुलेट करते हुए 60 माइनस हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए था, वो ऐड बैक किया। बस ये कहानी थी। तो अब हम यहां पर 95 लिखेंगे।
अब आप लेबर में जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछें। लेबर अब उसको 72 रुपए देने हैं तो वो 12 भी लिखते। ये एक रेलिवेंट इनकम हो गई। सेल प्राइस से पैसे मिलने थे, नहीं मिलेंगे, एक रेलिवेंट कॉस्ट हो गई। ओवरहेड लगने थे, नहीं लगेंगे, एक इनकम हो गई। नेट कॉस्ट आ गई, तो हाँ रेलिवेंट कॉस्ट है 95। हाँ तो भी लगना था, इसलिए वो इररेलेवेंट है। तो वो इररेलेवेंट है इसलिए नहीं लिया। यहां क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि 35 की कैलकुलेशन में वो माइनस हो गया हुआ है, इसलिए ऐड बैक किया। अच्छा एक और बात बताता हूं, इस सवाल में फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 30। तो 510, 175, 180, 50, 30, 75 को 3 से डिवाइड करें, 25। अब हम इसको रेलिवेंट कुर्बानी इसलिए नहीं कहेंगे, इसमें 60 लेस हुआ है, नहीं होना चाहिए था, ऐड बैक कर दें। फिक्स्ड ओवरहेड्स का 10 पर आर कर लिया, नहीं होना चाहिए था, वो भी ऐड बैक कर दें। तो ये 60 हम ऐड नहीं कर रहे, ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि वो लेस हो गया है जो कि रेलिवेंट नहीं है, नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसमें ऐड बैक कर रहे हैं। अच्छा अगर तो कुछ कुछ आया है ना समझ, तो ये हल्की आंच पे रखा रहने, पक जाएगा, आस्ता आस्ता प्रैक्टिस होगी तो ये पकेगा। लेबर में अभी फिलहाल कुछ पूछना है तो पूछें। ब्रेक बिल्कुल करते हैं, आप बिल्कुल हौसला रखे करते हैं ब्रेक। और चल ठीक है, फिर ओवरहेड बताने लगा था लेकिन नहीं, आप इस लेबर पे ही लंबी लंबी सांसें ले लें। पहले ये वाली क्लास में यहीं रोकता हूं, तो आप 10 मिनट के अंदर आ जाए, आना है तो फिर मैं 92 शुरू करता हूं, 3 बजे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं यहीं खड़ा हूं, ठीक है? 91 बस।